जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे ये क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के माध्यम के आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है किस प्रकार के माध्यम के आर पार देखा जा सकता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी। जो पारदर्शी माध्यम होती है, पारदर्शी माध्यम एक ऐसी माध्यम है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। देखिए माध्यम जो है, इसमें फिजिक्स का ये क्वेश्चन से 10th क्लास का। देखिए जो माध्यम है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है पारभासी माध्यम। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पारदर्शी माध्यम ये हुआ कि किस प्रकार के माध्यम के आर पार हम देख सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम के आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार के माध्यम के आर पार नहीं देख सकते हैं। देखिए अपारदर्शी माध्यम जो है एक ऐसी माध्यम है कि जिसका हम लोग आर पार की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रुकावट डालती है। ये क्या करती है? रुकावट डालती है। ये जिसके वजह से हम लोग ये इस अपारदर्शी में आर पार नहीं देख सकते हैं। और ये जो है पारदर्शी का उदाहरण आपका ये ग्लास हो जाएगा, कांच, और वो भी घिसा हुआ कांच नहीं होगा, वो पारभासी का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कांच जो स्वच्छ हो, शुद्ध हो, इसके आर पार जो प्रकाश की किरणें आसानी से आ जा सकती हो। तो ये हो जाएगा पारदर्शी में। चलिए अपारदर्शी में क्या है कि अपारदर्शी का उदाहरण आप लोगों का ये हो जाएगा दीवार हो जाएगा, ईंट पत्थर, ये सारा हो जाएगा जो रुकावट पैदा करती हो, रुकावट डालती हो प्रकाश की किरणों के दिशा में। क्योंकि ये जो जैसे पत्थर है, ईंट ले लेते हैं। ईंट क्या है कि ईंट अगर प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, उसके सामने लेकर रख देती है, उसके गति को उसके रास्ते में रुकावट डालेगी। मतलब कि एक तरफ से दूसरे तरफ ये नहीं होने देगी। इसी को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, जो रुकावट डालती हो प्रकाश के किरणों के दिशा में। चलिए अगला है कि प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है। देखिए प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की जो घटना होती है वो विवर्तन कहलाती है। ये जो है प्रकाश को अवरोध के किनारों पर उसके किनारों पर, देखिए उसके किनारों पर क्या है कि थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में जो प्रवेश करने की घटना होती है वह विवर्तन कहलाते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तल, अवतल और समतल, ये तीनों प्रकार की जो दर्पणें हैं इसमें किसी भी वस्तु का काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का हम वास्तविक यानी कि उल्टा प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। देखिए समतल दर्पण आमतौर पर हम लोग अपने घरेलू उपयोग में करते हैं चेहरा देखने के लिए, जो हम लोग बाल को कंघी करते हैं। तो ये वही आईना जो है हम लोग घरेलू चीज़ों में उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण होता है। चलिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो देखिए वस्तु से छोटा और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह केवल उत्तल दर्पण में बनता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो ये उत्तल दर्पण में बनता है। चलिए जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के किनारे किया जाता है।
ठीक है। अब इसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे दीर्घ क्वेश्चंस, लघु क्वेश्चंस और अति लघु, तो उसमें बताएंगे पूरा डिटेल से। अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह ही पढ़ेंगे इसको। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन से कि पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। पार्श्व मतलब जो है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब मतलब किस दर्पण में बनता है। तो पार्श्विक और परिवर्तन जो प्रतिबिंब है ये केवल और केवल समतल दर्पण में बनता है। एक स्थिति ऐसा होता है जो ये पार्श्व परिवर्तन जैसा प्रतिबिंब को बनाता है, ये समतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 9 नंबर में कि प्रकाश का महत्तम वेग कहाँ होता है। देखिए जो प्रकाश है, लाइट है, इसका महत्तम जो अधिकतम वेग होता है यह निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात को शून्य भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हवा पानी न हो, यानी कि कहने का मतलब कि जहाँ वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम निर्वात बोलते हैं। जहाँ पर हवा पानी मौजूद नहीं है, हवा पानी की मौजूदगी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वात या शून्य बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, पर सेकंड इतना होती है। तो ये हो गया आप लोगों का। जैसे निर्वात हो जाएगा आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर उसका अपना प्रकाश भी नहीं है, चंद्रमा वहाँ ना वायुमंडल है, तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार से वो निर्वात है। निर्वात का उदाहरण चंद्रमा है। और एक अंतरिक्ष भी है, अंतरिक्ष में भी वही कंडीशन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और चलिए ये क्वेश्चंस जो पढ़ा दिए थे, सोचे कि आप लोगों को बता दें इसको, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों का, ये क्वेश्चंस मतलब कि दीर्घ रहेगा और अति लघु, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।